हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 4 क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर 4 होगा, नई बुक है तो चैप्टर 3 होगा। चैप्टर के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति, हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके यार, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो ऊपर आई बटन यानी यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा होगा, उसमें इंग्लिश के नोट्स के साथ वीडियो होगी। मैंने समझाया हिंदी में है बट इंग्लिश के नोट्स के साथ वीडियो होगी, तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हो। ओके यार, तो सबसे पहले चैप्टर के नाम पर ही जाते हैं, चुनावी राजनीति। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चुनाव क्या होते हैं। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। देखो, हमें पता है कि चुनाव क्या होते हैं, भारत में होते हैं। और चुनाव में हम क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना एक लीडर चुनते हैं जो निश्चित समय यानी भारत में 5 साल के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो समझ आ गया ना। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ओके, अब देखो, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार है। इसका मतलब आपको पता ही है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में जो चुनाव होते हैं, क्या वो लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं या नहीं होते, वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा और आपको बताना है क्या भारत ये वाले पॉइंट्स फॉलो करता है, यानी भारत में क्या लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना कि भारत को लोकतांत्रिक चुनाव मानने के क्या अधिकार है, यानी हम कैसे कहेंगे कि चुनाव एक लोकतांत्रिक ढंग से हो रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार हो और हर व्यक्ति के मत का समान मोल हो। क्या भारत में फॉलो होता है? बिल्कुल फॉलो होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है। क्यों? क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, काला, गोरा, जैसा भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। और जिसके पास भी वोट होगा ना, उन सबका वोट इक्वल है, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, उनका जो वोट होगा वो इक्वली माना जाएगा। चलो ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है, कह सकते हैं हम। बट बाकी कंट्री में नहीं होता ऐसा। जैसे फिजी की बात करूँ ना, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, कुछ लोगों का पूरा वोट काउंट होता है और कुछ लोगों का आधा वोट काउंट होता है। तो वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते, बट भारत के अंदर होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, लोगों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। क्या भारत में ऐसा है? चुनाव में क्या विकल्प उपलब्ध है? विकल्प का मतलब होता है कि लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब एक से ज़्यादा पार्टी खड़ी होती है भारत में, बिल्कुल होती है। लोगों के पास पूरा विकल्प है, जैसे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी, एसपी, आप बहुत सारी पार्टी है, किसी को भी वोट दे सकते हो आप। तो भारत में चुनाव उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है। क्या चाइना में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो एक ही पार्टी को हमेशा वोट मिलते हैं। तो वहाँ पर विकल्प उपलब्ध नहीं है। बट भारत में विकल्प पूरी तरह उपलब्ध है और लोगों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी है। अगर कोई आम व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो भारत के अंदर, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे ना, तो उसको पूरी आज़ादी है, कोई उसको नहीं रोक सकता। तो ये भी होता है। ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नए चुनाव को कुछ वर्षों के अंतराल में ज़रूर कराए जाने चाहिए। यानी एक बार ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लीडर चुन लिया तो वो मरते दम तक रहेगा। जो चुनाव होने चाहिए वो एक निश्चित काल के लिए होने चाहिए, और हमारे देश में निश्चित काल कितना है? 5 साल, समझ लो। तो भारत के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में दोबारा होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो भारत का जो चुनाव है, हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपने किसी और को डाला वोट और कोई और जीत गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है भारत में। ठीक है, कहते हैं कि ईवीएम में धोखाधड़ी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, ईवीएम में कोई धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बीजेपी जीतती है और कभी कभार हारती भी है। तो चुनाव में जिसको वोट देते हैं लोग वास्तव में चाहते हैं, वही चुनाव जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। यानी जो चुनाव हो ना, वो स्वतंत्र और पूरे के पूरे निष्पक्ष ढंग से हो। ऐसा ना हो कि धोखाधड़ी हो रही हो, इलेक्शन में पैसे देकर इलेक्शन करवाए जा रहे हो, लोगों को घूस देकर उनका वोट खरीदा जा रहा हो, या डरा कर उनका वोट लिया जा रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत में ऐसा भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है? बिल्कुल, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है। और लोकतांत्रिक चुनाव से कहने का मतलब है कि जिस देश में ये सारे के सारे पॉइंट फॉलो होते हैं ना, हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं। बिल्कुल, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या अधिकार है? आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुनावी प्रतिस्पर्धा। चुनावी प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है? देखो, इंग्लिश में एक वर्ड लिखा
प्यार से समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन, आपको पता ही है कि हमारे देश में एक या एक से ज़्यादा पार्टियां खड़ी होती है और उसे ही चुनावी प्रतिस्पर्धा कहते हैं, क्योंकि अगर एक ही रेस में आप अकेले भाग रहे हो तो कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, बट जब बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं तो कंपटीशन होगा। तो वैसे ही जब चुनाव में दो या दो से अधिक पार्टियां खड़ी होती है तो उसे चुनावी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में चुनावी प्रतिस्पर्धा, चुनावी प्रतिद्वंदिता दोनों एक ही बात है। ओके, भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा होना एक आम बात है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भारत में बहुत सारी पार्टी है, तो जो चुनाव की प्रतिस्पर्धा होती है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ना, वो बहुत आम बात है। अब देखो, ये जो कंपटीशन होता है, बहुत सारी पार्टी आपस में खड़ी होती है, इलेक्शन लड़ती है, उसके कुछ नुकसान है और कुछ फ़ायदे भी। ठीक है, हर चीज़ के कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के क्या नुकसान है। तो सबसे पहला जो नुकसान है ना, इससे हर घर हर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। देखो, आपको पता ही है, अगर कोई पर्सन है जो किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है और आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो आप बच्चे हो, ठीक है, शायद 9th क्लास में पढ़ते हो, तो आपने ये बात इतनी नोटिस नहीं करी होगी, बट जब आप बड़े लोगों को देखोगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस के सपोर्टर और बीजेपी के सपोर्टर साथ बैठे हों। ठीक है, एक तरह से वो बिल्कुल बंटवारा कर देती है। ठीक है, ये जो प्रतिस्पर्धा होती है वो बंटवारा कर देती है कि यार मैं इसको पसंद करता हूँ, इस पार्टी को सब पसंद करता हूँ, आप भी उसको वोट दो। दूसरा कहता है नहीं नहीं, मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, इसको वोट दो। तो इससे बंटवारा होता है, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर एक ही पार्टी खड़ी होती तो ऐसी नौबत ही ना आती, बट बंटवारा हो जाता है पर चुनावी प्रतिस्पर्धा से। नेक्स्ट है कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ठीक है, उनको जो देखो, एक ही पार्टी खड़ी होगी तो वो किस पे आरोप लगाएगी, किसी पे आरोप नहीं लगाएगी। बट भारत में बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती है और जीतने के लिए क्या करती है, एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है तरह तरह के, कि यार इस पे कोई मर्डर केस है। ये तभी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मर्डर केस पॉलिटिशियन पे ही होते हैं, एक दूसरे पे केस करते ही रहते हैं, यही काम है उनका। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, पार्टियां उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हथकंडे कैसे, मर्डर कर देते हैं, घूस देते हैं, गलत काम करते हैं कि दूसरे को वोट ना मिले, हमको मिले। कभी कभी तो जो अपोजिशन का लीडर होता है उसकी डेथ ही कर देते हैं, मार ही देते हैं उसको कि वो वोट ही ना लड़े। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनाव के मुकाबले में नहीं उतरते। देखो, सिंपल सीधी बात है, ये धोखाधड़ी होती है, एक दूसरे को मारना काटना होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से ही जो नॉर्मल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो चुनावी मुकाबले में उतरना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमारा काम ही नहीं, हम भोले भाले लोग हैं, हम इलेक्शन में उतर के क्या करेंगे। ठीक है, तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के नुकसान समझ आ जाता है कि कभी कभी पॉलिटिकल कंपटीशन के, चुनावी प्रतिद्वंदिता के क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये सारे नुकसान है, देश बढ़ता है। ठीक है, दलों के लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करते इस वजह से। कुछ फ़ायदे भी हैं। देखो, फ़ायदे क्या है, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा अच्छी है, पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि इससे जीती हुई पार्टी पर दबाव रहता है कि वह अच्छा काम करे। समझ लो, जीती हुई पार्टी पे हमेशा दबाव रहता है कि वो अच्छा काम करे। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा काम नहीं करती तो जो पार्टी हारी है ना, वो उसे बोलती है, देखो, लोगों को बोलती है, देखो आपने इसको वोट दिया, ये क्या कर रहा है, आप मेरे को वोट देते तो मैं देखो अच्छा काम करता। तो इसीलिए जो जीतती है ना पार्टी, उस पर प्रेशर रहता है कि यार अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया ना तो बुरा होगा मेरे साथ अगले वाले इलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण जीती हुई पार्टी को डर रहता है कि अगर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो अगली बार लोग किसी और को चुन लेंगे। समझ रहे हो, उनको हमेशा डर रहता है कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो वो किसी और को चुन लेंगे। नेक्स्ट है आपका, चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों को भी ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। ठीक है, ये देखो, कंपटीशन, चुनावी कंपटीशन आता है तो लोगों को भी विकल्प मिलते हैं, नई नई स्कीम मिलती है। अलग अलग पार्टी, जैसे बीजेपी बोलती है कि मैं बिजली के दाम कम करवाऊंगी, आप बोलती है मैं पानी के, तो लोगों के पास भी चॉइस है, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उनको वोट देते हैं। समझ रहे हो, तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के ये फ़ायदे हैं। लोगों को अलग अलग स्कीमें मिलती है, जैसे कोई बोलता है मैं वाईफाई फ्री करवाऊंगा, कोई बोलता है मैं पानी फ्री करवाऊंगा, तो ऐसे ऐसे टाइप की ज़्यादा स्कीमें मिलती है लोगों को। ठीक है,
एक और बात यार, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो ना, तो नीचे शायद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे रखे होंगे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और अगर वहाँ पर नहीं है तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को नोट चाहिए, आपने अपलोड नहीं करे, तो मैं वहीं तभी उस समय कर दूंगा अपलोड। ओके बॉस। एंड एक और बात यार, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं एंड नोट्स भी लेते हैं, उनको वीडियो अच्छी भी लगती है, कमेंट भी करते हैं कि सर बहुत अच्छी वीडियो है, और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो डू सब्सक्राइब यार, अगर आपका सपोर्ट होगा तभी, क्योंकि वैसे मैं हिंदी में बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, बट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया तो मेरे को लगा यार बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे देखा है कि हिंदी में बहुत कम कम क्या मिलते ही नहीं है। मैंने अभी तक तो कोई वीडियो देखी नहीं जिसमें हिंदी के नोट्स के साथ कोई समझा रहा हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने बनाई है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा और बच्चों का जो फीडबैक है वो ज़्यादा अच्छा रहा, तो मैं आगे भी हिंदी में अपलोड करता रहूँगा। और डू सब्सक्राइब यार, एक ही तरीका है जिससे मेरे को पता चलेगा कि आपको भी वीडियो पसंद आ रही है। अब चैनल सब्सक्राइब करो। एंड वैसे मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप सबका कि आपने सब्सक्राइब करा है, जिन्होंने, उनका भी थैंक यू है। एंड और जिन्होंने नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वीडियो देखकर समझकर अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो आप सब्सक्राइब कर देना। ओके यार, तो अब ये आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, चुनाव में हमारी प्रणाली क्या है। देखो मेन चीज़ ये है कि भारत में चुनाव कैसे होता है, भारत में चुनाव क्या होता है, मतलब कैसे होता है चुनाव, ये देखेंगे हम इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो देखो, जो भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको पता ही है, 5 वर्ष बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी जिस लीडर को हमने 5 साल के लिए चुना था, अब वो खत्म हो गया, और फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। देखो 5 साल बाद, जो दोबारा 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं ना, जैसे इस बार हमने चुन लिया किसी को, जैसे इस बार है 2019 में इलेक्शन हुए, उसमें जो प्रधानमंत्री बने हैं वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। फिर 2024 में दोबारा इलेक्शन होंगे, और उसमें देखा जाएगा, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे जिसमें देखा जाएगा कि कौन बनता है। तो वो ऐसे चुनावों को हम आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव क्या होते हैं, हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव में हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इसी को हम आम चुनाव कहते हैं। ओके बॉस। अब मेन पॉइंट ये आता है कि यार ऐसा कैसे, क्या आप चुनाव 5 साल के कभी बीच में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, चुनाव 5 साल के बीच में हो सकते हैं, पर तब होंगे जब जो लीडर चुना गया ना वो टाटा बाय बाय हो जाए। मान लो आपके एरिया में एक एमएलए है, ठीक है, 5 साल का टाइम पीरियड है, आपने उसे वोट दिया, वो जीता, बट कुछ समय बाद उसकी हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, परमानेंट वाली, भगवान बुला लेते हैं उसे, या इस्तीफा दे देता है वो, तो उसके लिए होते हैं उपचुनाव, ठीक है। किसी क्षेत्र के सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है, ठीक है। ओके, तो मेन क्वेश्चन ये है कि जो चुनाव होते हैं वो कहाँ होते हैं, मतलब हमको पता है, देखो अब मेरे एरिया में जो लीडर चुना जा रहा है, क्या आपके एरिया में भी वही लीडर होगा? जैसे मान लो मेरे एरिया में कोई एमएलए ए नाम का एमएलए चुना जा रहा है, तो क्या आपके एरिया में भी सेम नाम वाला और सेम ही पर्सन होगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्या कहते हैं, प्रतिनिधि होता है। तो उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को कहते हैं बॉस निर्वाचन क्षेत्र। देखो भारत में एक ही बार में, पूरे भारत में ऐसा एक ही दिन सारे के सारे सब इलेक्शन करवाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझ लो। तो इसके लिए क्या होता है, चुनाव के लिए ना बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है भारत को, तो इसी को हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीटें भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि इस सीट से कौन खड़ा हो रहा है, इस सीट से कौन खड़ा हो रहा है, तो इसी को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। सीट भी कहते हैं आम भाषा में, बट ये निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, और भारत में चुनाव के उद्देश्य से भारत को बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया, इसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ओके, अब देखो 2 वर्ड होते हैं, एक लोकसभा एक विधानसभा। ये दोनों वर्ड है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे, ये मैं समझाता हूँ ये होते क्या है, बट पहले एक वर्ड, ये लाइन देखो, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। यानी जब लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो पूरे भारत को 543, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी इतने एरिया में भारत को बांट दिया जाता है, और फिर इलेक्शन होता है। और विधानसभा के लिए हर राज्य, अब देखो एक चीज, विधानसभा के लिए हर राज्य को निम्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, हर स्टेट को, यानी दिल्ली में 7 सीटें हैं विधानसभा की, हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, तो ये होता है निर्वाचन क्षेत्र। अब मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, ये लोकसभा और विधानसभा होता है। बहुत, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो हम अपना पीएम चुनते हैं, यानी देश की सबसे बड़ी पोस्ट प्रधानमंत्री,
अब ये 2019 के मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें किसको चुना गया था? प्रधानमंत्री को चुना गया था, नरेंद्र मोदी जी को चुना गया था, है ना। हम पीएम चुनते हैं। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, विधानसभा के चुनाव हर राज्य में होते हैं अलग अलग, समझ रहे हो। और वो किस लिए होते हैं? राज्य का सीएम चुनने के लिए। जैसे कि अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, ठीक है, हरियाणा में इलेक्शन हुए तो मनोहर लाल खट्टर, उनकी सरकार बनी, वो सीएम बने, समझ लो। अभी 2020 में स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में विधानसभा के, दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें भी सीएम बनते हैं। तो इस बार तो सीएम अभी इलेक्शन हुए नहीं है, तो अभी तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। आगे देखते हैं, शायद वही बने या कोई और बने, ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि यार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। आप है ना, अगर देखो अभी कहीं भी रहते हो आप है ना, पुरानी दिल्ली में जाओगे ना, तो आपको सब दिखेंगे कुछ खान खान करके सबके नाम, वो जो भी बोर्ड लगे होते हैं ना पॉलिटिशियन के, वो सारे के सारे ऐसे लिखा होता है, जैसे खान हो गया, रिजवी हो गया, वो सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। अब ये क्या मतलब, क्या वहाँ पर कोई और खड़ा नहीं हो सकता? मतलब प्रतिनिधि क्या कोई और खड़ा नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर कोई भी दूसरा प्रतिनिधि खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। अब देखो आरक्षित क्या होता है, आरक्षण, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको मैं अगर हिंदी में बोलूं, थोड़ा आपकी कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, एससी या एसटी, जो निर्वाचन क्षेत्र एसटी या एसटी के लिए आरक्षित होता है, और वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है, समझ लो। एक सीट है, ठीक है, मान लो जैसे मान लो विकासपुरी का एरिया है, दिल्ली के अंदर एक जगह है विकासपुरी का एरिया है, वो आरक्षित कर दिया गया है एससी और एसटी के लिए, समझ लो। तो वहां पर जो कैंडिडेट खड़े होंगे ना, जो वोट लड़ना चाहते हैं, वो एससी होगा या एसटी ही होगा। तो इसी को हम कहते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, समझ गए ना। जो निर्वाचन क्षेत्र एससी या एसटी के लिए आरक्षित होता है, उसको हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति, एससी या एसटी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, समझ आ गया ना। ये बहुत बार 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। चलो एक चीज़ आपको और बताता हूँ यार, अभी जो अगर भारत की लोकसभा की बात करें ना, तो सबसे बड़ा जो चुनावी क्षेत्र है ना, जो निर्वाचन क्षेत्र है सबसे बड़ा लोकसभा के लिए, वो है अपना लद्दाख। लद्दाख का बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जहाँ पर चुनाव होता है। और सबसे छोटी जो जगह है, जो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे छोटी जो सीट है, वो है अपनी चांदनी चौक की, ठीक है। पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो लोकसभा में चुनाव होते हैं ना, तो सबसे बड़ी सीट है लद्दाख की, और सबसे छोटी सीट है ये अपनी चांदनी चौक की। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था, तो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। ओके यार, आज का लास्ट टॉपिक कि मतदाता सूची क्या होता है। ये बड़ा सुनते हो गया आप, यहाँ देखोगे इंग्लिश में तो आपको समझ आ जाएगा कि वोटर लिस्ट क्या होता है। वोटर लिस्ट क्या होता है? मतदान के योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में मतदान का योग्य कौन है? क्या मैं मतदान का योग्य हूँ? क्या मैं वोट देने के योग्य हूँ? बिल्कुल हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 21 साल है, ठीक है। भारत में हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना, वह मतदान देने के योग्य है। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अदर जेंडर हो, काला हो, गोरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति भारत में अगर 18 साल से ऊपर है तो वो वोट देने के योग्य है, और उसका नाम वोटर लिस्ट में यानी मतदाता सूची में होगा। तो यानी 18 साल से ज़्यादा की आयु के लोग जो वोट देने के लिए समर्थ है, उनकी सूची को हम मतदाता सूची कहते हैं। ओके यार, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा। एंड ओके यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। एंड जितना आपको सपोर्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। 4 महीने हो गए हैं एंड धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बट बढ़े हैं आप ही की वजह से बढ़े हैं। एंड मैं हर एक बच्चे का थैंक यू करना चाहूँगा। और साथ ही में यार, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो कि सर इस चैप्टर पे, क्योंकि ये भी किसी की डिमांड ही थी कि सर आप इंग्लिश में डालते हो, हिंदी में भी डाल दो, नोट्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए मैंने कहा कि सही बात है, तो इसलिए मैंने हिंदी के नोट्स के साथ वीडियो बनाई है। एंड अगर आपकी भी कोई स्पेशल डिमांड हो तो बता देना, क्योंकि मैं लिख के रखता हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों की लिख के रखी है, अभी उन्हीं की वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आपकी भी कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप बताना। एंड ओके यार, एक और बात, मैं ना कुछ मैथ्स की ट्रिक, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ते हो यार, मैथ भी थोड़ी बहुत देखनी है, तो मैथ की ट्रिक कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले,
100 तक टेबल लर्न कैसे करो, और बहुत ही ऐसे समझाऊंगा आपको कि आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि यार ये इतना आसान था और हम कितने लंबे लंबे तरीके यूज़ करते थे। अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि 25 का स्क्वायर कैसे कितना होता है, तो आप सोचोगे हाँ 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 इतना होता है, इतना होता है। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 25 को 25 से, बट मैंने बहुत सिंपल ट्रिक समझाई है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैथ ट्रिक्स नाम का एक मैंने एक वो बनाई है, वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर आप जाके देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेगी। ओके यार, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।